कल सुबह जब दुनिया के करोड़ों लोग नींद से उठकर अपने फोन चेक कर रहे होंगे, तब तक शायद पेट्रोल की कीमत आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। शायद आपके घर आने वाले दूध और सब्जियों के दाम रातों रात आसमान छू चुके होंगे। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी शहर के पेट्रोल पंप या सब्जी मंडी से नहीं होती, बल्कि फारस की खाड़ी के उस गहरे और अंधेरे समंदर से होती है, जहां इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक और भारी भरकम युद्धपोत लहरों को चीरते हुए गश्त लगा रहे हैं। आसमान में मंडराते फाइटर जेट्स की कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट और बंद कमरों में पसीना पोंछते दुनिया के सबसे ताकतवर नेता सबके सब एक अनजाने खौफ में जी रहे हैं। आज हम जिस मुहाने पर खड़े हैं, वहां से एक छोटी सी चिंगारी भी पूरी दुनिया को एक ऐसे विनाशकारी विश्व युद्ध में धकेल सकती है जिसकी हमने और आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर दुनिया के दो सबसे ताकतवर और ध्रुव विरोधी देशों अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए उस भयानक तनाव को लेकर सामने आ रही है, जिसने रातों रात पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच महीनों की कड़ी मेहनत के बाद चल रही शांति वार्ता जिस अचानक और बुरी तरीके से नाकाम हुई है, उसके बाद से हालात पूरी तरह बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया इसी उम्मीद में बैठी थी कि शायद इस बार इन दोनों देशों के नेता किसी आम सहमति पर पहुंच जाएंगे। सबको लग रहा था कि सदियों पुरानी इस दुश्मनी का आखिरकार कोई शांतिपूर्ण हल निकल आएगा, लेकिन असली खतरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। वार्ता की मेज पर अचानक जो कुछ हुआ, उसने दुनिया के सबसे बेहतरीन कूटनीतिज्ञों को भी सन्न कर दिया। बंद कमरों में चल रही उस बातचीत में अचानक से हुई एक तीखी आपसी बहस ने पूरी वार्ता को ही हमेशा के लिए रद्द कर दिया। अमेरिका ने ईरान पर सीधा और संगीन आरोप लगाया है कि वह अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सच्चाई छुपा रहा है। वाशिंगटन का साफ कहना है कि ईरान दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपनी अंडरग्राउंड और पहाड़ों के नीचे बनी खुफिया फैसिलिटीज में लगातार खतरनाक परमाणु हथियारों का निर्माण कर रहा है। अमेरिका के खुफिया उपग्रहों ने ऐसी तस्वीरें साझा की हैं जिनमें यूरेनियम संवर्धन की गति को अपनी चरम सीमा पर दिखाया गया है, जबकि दूसरी तरफ ईरान की सरकार और उनके सर्वोच्च नेताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने उल्टा अमेरिका पर ही अपनी चौधराहट दिखाने, अनावश्यक दबाव डालने और उनके संप्रभु आंतरिक मामलों में बेमतलब की दखलंदाजी करने का गंभीर आरोप जड़ दिया। ईरान का स्पष्ट रूप से मानना है कि अमेरिका सीधे तौर पर उनकी आजादी को चुनौती दे रहा है, और जब तक वॉशिंगटन उन पर लगे कड़े अमानवीय और अर्थव्यवस्था को तोड़ देने वाले आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से नहीं हटाता, तब तक किसी भी तरह की कागजी शांति वार्ता का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और यहीं पर पूरा नैरेटिव उलटने वाला था, क्योंकि इस नफरत की आग अचानक एक दिन में नहीं भड़की है। इस भयंकर तनाव को गहराई से समझने के लिए हमें आज से नहीं, बल्कि इतिहास के उन काले और खूनी पन्नों को पलटना होगा जहां से इस दुश्मनी के बीज बोए गए थे। बात है साल 1953 की, जब ईरान में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार थी और मोहम्मद मोसादेक वहां के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने ईरान के तेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो पश्चिमी देशों को नागवार गुजरा। इसके जवाब में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर ऑपरेशन अजाक्स चलाया और मोसादेक की सरकार का तख्तापलट कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने वहां अपने चहेते शाह रजा पहलवी को सत्ता की गद्दी पर बिठा दिया। शाह का शासन बेहद क्रूर था। उनकी खुफिया पुलिस सावाक ने विरोधियों पर जो जुल्म ढाए, उसने ईरान की आवाम के दिलों में अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी नफरत भर दी जो दशकों तक सुलगती रही। जिस सच ने दुनिया भर के खुफिया तंत्रों की नींद उड़ा दी, वह 1979 में एक ज्वालामुखी बनकर फटा। इसे हम इस्लामी क्रांति के नाम से जानते हैं। अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में ईरान की जनता ने शाह को उखाड़ फेंका
और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। उसी साल ईरान के कट्टरपंथी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। दुनिया के इतिहास में शायद ही किसी महाशक्ति की ऐसी सरेआम बेइज्जती हुई हो। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का बचाव अभियान भी रेगिस्तान में बुरी तरह क्रैश होकर विफल हो गया। उस दिन अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास की जो डोर टूटी वो आज तक नहीं जुड़ पाई है। इसके ठीक बाद 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सद्दाम हुसैन का खुलकर साथ दिया। इस 8 साल लंबे युद्ध में ईरान के लाखों युवा मारे गए, उन पर रासायनिक हथियारों से हमले हुए और उस दर्द ने ईरान को यह सिखा दिया कि इस दुनिया में उनका कोई दोस्त नहीं है और अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना होगा, चाहे वो परमाणु बम बनाना ही क्यों ना हो। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा अभी बाकी है। दशकों तक चले कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया था। साल 2015 में JCPOA यानी न्यूक्लियर डील के जरिए एक उम्मीद की किरण जगी थी, जब ओबामा प्रशासन ने ईरान के साथ समझौता किया था। लगा था कि अब शायद हालात सुधरेंगे, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस अंतरराष्ट्रीय डील से एक तरफा बाहर निकलकर आग में पेट्रोल डालने का काम किया। अमेरिका ने मैक्सिमम प्रेशर रणनीति के तहत ईरान पर ऐसे प्रतिबंध लगाए कि उसका तेल निर्यात शून्य के करीब पहुंच गया। और रही सही कसर जनवरी 2020 में तब पूरी हो गई, जब एक ठंडी रात में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर, करिश्माई और लोकप्रिय जनरल कासिम सुलेमानी को इराक के बगदाद एयरपोर्ट के बाहर एक ड्रोन हमले में मार गिराया। उस घटना के बाद जो बदले की भावना पैदा हुई, वो आज तक इन दोनों देशों के बीच एक अदृश्य और खूनी दीवार बनकर खड़ी है। ईरान ने कसम खाई थी कि इस शहादत का बदला अमेरिका को बहुत भारी पड़ेगा। अब जैसे ही ये ताजा वार्ता विफल हुई, इस इतिहास का सारा गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। लेकिन जो अगला खुलासा हुआ, उसने वॉल स्ट्रीट से लेकर दुनिया भर की सरकारों को हिलाकर रख दिया। इस पूरी आग के बीच एक समुद्री रास्ता दुनिया की गर्दन पर रखी तलवार बन चुका है। हम बात कर रहे हैं मध्य पूर्व के भूगोल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हॉर्मुज जलमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ओमान और ईरान के बीच मौजूद यह महज 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चौक पॉइंट है। इसके एक तरफ ओमान का मुसंदम प्रायद्वीप है और दूसरी तरफ ईरान का विशाल तट। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का लगभग 1/3 कच्चा तेल, यानी हर रोज करीब 21 मिलियन बैरल तेल इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया भर में सप्लाई होने वाली LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का लगभग 20 से 30% हिस्सा भी कतर से निकलकर इसी रास्ते से दुनिया भर में जाता है। इस वक्त यहां पर अमेरिकी नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन की मौजूदगी और ज्यादा मजबूत कर ली है। अगर ईरान ने गुस्से में आकर इस रास्ते को सिर्फ एक हफ्ते के लिए ब्लॉक कर दिया या वहां एंटी शिप मिसाइलें तैनात कर दी और बारूदी सुरंगें बिछा दी, तो क्या होगा? पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई चेन ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी भौगोलिक जगह पूरी दुनिया को बंधक बना सकती है। अतीत में भी इस रास्ते पर टैंकरों पर हमले हो चुके हैं, उन पर लिम्पेट माइंस चिपकाई गई हैं। जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ता है, लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक शिपिंग कंपनियों की इंश्योरेंस कॉस्ट यानी बीमा लागत हजारों डॉलर से उछलकर करोड़ों डॉलर में पहुंच जाती है। कई जहाजों को अपना रास्ता बदलकर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर जाना पड़ता है, जिसमें हफ्तों का अतिरिक्त समय
और लाखों डॉलर का फालतू ईंधन बर्बाद होता है। तेल के बाजार का मैकेनिज्म इतना संवेदनशील है कि असल में तेल की कमी होने से पहले ही ऑयल फ्यूचर मार्केट में हाहाकार मच जाता है। दुनिया भर के कमोडिटी ट्रेडर्स और वॉल स्ट्रीट के हेज फंड्स ऐसे भू राजनीतिक तनावों को देखते ही तेल की कीमतों में भारी रिस्क प्रीमियम जोड़ देते हैं। सट्टेबाज तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से उछालने लगते हैं और देखते ही देखते ग्लोबल सप्लाई चेन चरमरा जाती है। लेकिन इस पूरी बिसात का एक और ऐसा खिलाड़ी है जो पर्दे के पीछे से अपनी चालें चल रहा है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। इजराइल हमेशा से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने वजूद और अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता रहा है। यरूशलेम को अच्छी तरह पता है कि अगर ईरान के पास एक भी परमाणु बम आ गया तो पूरे मिडिल ईस्ट का क्षेत्रीय शक्ति संतुलन हमेशा के लिए ईरान के पक्ष में झुक जाएगा। इजराइल और ईरान के बीच एक ऐसी शैडो वॉर यानी परछाइयों की जंग चल रही है जिसने पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले रखा है। इजराइल की खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान के अंदर घुसकर ऐसे ऐसे ऑपरेशंस किए हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने स्टक्सनेट जैसे कंप्यूटर वायरस से ईरान के न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज को तबाह किया। उन्होंने सैटेलाइट और एआई से कंट्रोल होने वाली मशीन गन से ईरान के सबसे बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह के बीच सड़क पर हत्या कर दी। इसके अलावा इजराइल लगातार सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता रहता है। ईरान इसका जवाब अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और इराक में शिया मिलिशिया के जरिए देता है। इजराइल ने कई बार अमेरिका पर यह भारी दबाव बनाया है कि वह ईरान के खिलाफ कोई ठोस और कड़ी सैन्य कार्रवाई करे, और अगर अमेरिका पीछे हटता है तो इजराइल अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी करने की धमकियां देता रहा है। और जब आपको लगने लगे कि मामला सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित है तो जरा खाड़ी के रेगिस्तान की तरफ नजर डालिए। वहां एक और खामोश लेकिन खतरनाक वर्चस्व की जंग लड़ी जा रही है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों के भी ईरान के साथ शुरू से ही गहरे मतभेद रहे हैं। यह सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह सदियों पुरानी सुन्नी और शिया वर्चस्व की लड़ाई है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लाम का नेता मानता है, जबकि ईरान शिया दुनिया का सरताज होने का दावा करता है। इन दोनों की यह दुश्मनी यमन के खूनी संघर्ष में साफ दिखाई देती है, जहां ईरान समर्थित हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते रहे हैं। हूतियों ने सऊदी की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको के ठिकानों को भी निशाना बनाया है, जिसने दुनिया की तेल सप्लाई को कुछ समय के लिए रोक दिया था। यूएई जैसे देश, जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था दुबई के टूरिज्म और विदेशी निवेश पर टिकी है, वो इस तनाव से बुरी तरह घबराए हुए हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका ईरान की कमर तोड़कर रखे, लेकिन वो यह भी नहीं चाहते कि उनके पड़ोस में कोई सीधा युद्ध भड़क जाए, क्योंकि युद्ध हुआ तो उनके चमचमाते शहर ईरान की मिसाइलों का सबसे पहला निशाना बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर जैसा देश एक बहुत ही खतरनाक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कतर अमेरिका का एक बड़ा सैन्य बेस भी होस्ट करता है और साथ ही ईरान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड भी साझा। और जब 2 दुश्मन आपस में लड़ रहे हों तो दुनिया के बाकी ताकतवर देश इसका फायदा उठाने से कैसे चूक सकते हैं? रूस और चीन को अमेरिका के इस उलझाव में एक सुनहरा मौका नजर आता है। वॉशिंगटन जब मध्य पूर्व के इस दलदल में फंसता है तो इसका सीधा फायदा बीजिंग और मॉस्को को होता है। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है, वो इन अमेरिकी प्रतिबंधों का फायदा उठाकर ईरान से कौड़ियों के भाव, बेहद भारी डिस्काउंट पर लाखों बैरल तेल रोज खरीद रहा है। इस सस्ते तेल से चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी फैक्ट्रियां पूरी रफ्तार से चल रही हैं। इसके अलावा चीन ईरान को अपने महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्री का एक अहम हिस्सा बना रहा है। दूसरी तरफ रूस और ईरान के बीच सैन्य सहयोग अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है।
यूक्रेन युद्ध में ईरान ने रूस को हजारों कामिकेज ड्रोन दिए हैं और इसके बदले में रूस अब ईरान को अपने सबसे खतरनाक सुखोई Su-35 फाइटर जेट्स और एडवांस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग दोनों जानते हैं कि अगर अमेरिका का ध्यान और पैसा ईरान के खिलाफ युद्ध में लग गया तो अमेरिका न तो ताइवान को बचा पाएगा और न ही यूक्रेन को। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर हो रही इस राजनीति का आप पर यानी भारत के एक आम इंसान पर क्या असर होगा? यह सच सबसे ज्यादा झकझोर देने वाला है। भारत के नजरिए से देखा जाए तो यह स्थिति हमारे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है और बेहद चिंताजनक है। हमारी विदेश नीति के लिए यह एक ऐसी तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है जिसके दोनों तरफ गहरी खाई है। भारत के दोनों ही देशों के साथ काफी अच्छे, पुराने और मजबूत कूटनीतिक रिश्ते हैं। एक तरफ जहां अमेरिका आज के समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार, तकनीकी साझेदार और रणनीतिक भागीदार है। चीन को काउंटर करने के लिए हमें अमेरिका की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से भारत का सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता सदियों पुराना है। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए ईरान को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे भी बड़ी बात है ईरान का चाबहार बंदरगाह, जिसे विकसित करने में भारत ने करोड़ों रुपए का भारी भरकम रणनीतिक निवेश किया है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन के CPEC प्रोजेक्ट को मात देने के लिए और अफगानिस्तान तथा सेंट्रल एशिया तक अपनी सीधी पहुंच बनाने के लिए चाबहार भारत का इकलौता और सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में यदि युद्ध होता है तो चाबहार का पूरा प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो जाएगा और भारत का अरबों का नुकसान होगा। भारत के सामने कूटनीतिक चुनौती यह है कि अमेरिका चाहेगा कि भारत ईरान का पूरी तरह बायकॉट करे और ईरान उम्मीद करेगा कि भारत एक सच्चे दोस्त की तरह उनके साथ खड़ा रहे और यहीं पर पूरा नैरेटिव आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाता है। बात सिर्फ कूटनीति की नहीं है, बात आपकी जेब और आपके घर के बजट की है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में अगर सिर्फ $1 का भी इजाफा होता है तो भारत के आयात बिल में सालाना 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाती है। जरा सोचिए, अगर युद्ध के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद हो गया और तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच गई तो क्या होगा? भारत सरकार और कंपनियों को तेल खरीदने के लिए रातों रात अरबों डॉलर अतिरिक्त खर्च करने पड़ेंगे। बाजार में डॉलर की मांग बेतहाशा बढ़ेगी और हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले ताश के पत्तों की तरह क्रैश कर जाएगा। गिरता हुआ रुपया और महंगा तेल, यह दोनों मिलकर एक ऐसा जानलेवा कॉकटेल बनाते हैं जो सीधे भयानक महंगाई को जन्म देता है। पेट्रोल और डीजल के दाम पंपों पर आग लगाने लगेंगे जो 120 या 130 रुपए लीटर तक जा सकते हैं। जब डीजल महंगा होता है तो सिर्फ आपकी कार या बाइक का खर्च नहीं बढ़ता बल्कि पूरा देश महंगा हो जाता है। ट्रक ट्रांसपोर्टेशन का खर्च 20 से 30% बढ़ जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि मंडियों में आने वाला अनाज, दूध, दालें, प्याज, टमाटर और रोजमर्रा की हर छोटी बड़ी चीज आपकी थाली तक आते आते इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी की कमर टूट जाएगी। आपके बच्चों की स्कूल बस की फीस अचानक बढ़ा दी जाएगी। जो फ्लाइट का टिकट आज आप 5,000 में बुक करते हैं वो एविएशन टरबाइन फ्यूल के महंगे होने से 10,000 का हो जाएगा। आपके घर में इस्तेमाल होने वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू लेंगे। बिजली बनाने वाली कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे आपका बिजली का बिल भी करंट मारने लगेगा। उद्योगों का मुनाफा खत्म हो जाएगा और इसका सीधा असर हमारे शेयर बाजार पर पड़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी में ऐसा खून खराबा देखने को मिलेगा जिससे लाखों छोटे और मध्यम निवेशकों के जीवन भर की गाढ़ी कमाई, उनके म्यूचुअल फंड्स और सिप रातों रात स्वाहा हो जाएंगे। तो जब आप टीवी पर फारस की खाड़ी में किसी मिसाइल के
दागे जाने की खबर सुनते हैं तो यह मत सोचिए कि वो मिसाइल भारत से दूर गिर रही है। दरअसल वो मिसाइल आर्थिक रूप से सीधे आपकी रसोई और आपके बैंक अकाउंट पर गिर रही होती है। क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका है और दुनिया एक अंधी खाई में गिरने वाली है? शायद नहीं। कूटनीति के अंधेरे कमरों में कुछ और ही चल रहा था। खबरों की माने तो पर्दे के पीछे अभी भी कुछ देश जैसे कि ओमान और कतर इन दोनों कट्टर दुश्मनों के बीच बिचौलिए का काम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। मस्कट और दोहा के महंगे होटलों के बंद कमरों में स्विस राजनयिकों के जरिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री के बीच गुप्त संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। ये वही बैक चैनल हैं जिन्होंने अतीत में कई बार बड़े युद्धों को टलवाया है। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से दोनों पक्षों के अहम को शांत करके उनके बीच रेड लाइंस तय की जाएं, ताकि कोई छोटी सी गलतफहमी किसी भयानक महायुद्ध को ट्रिगर न कर दे। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? दुनिया के सामने इस समय 5 अलग अलग संभावित रास्ते हैं। पहला रास्ता है एक कूटनीतिक समाधान का। हो सकता है कि आखिरी पल में ओमान की मध्यस्थता काम कर जाए और दोनों देश एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर कर दें। इसमें ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को एक सीमा पर रोक देगा और उसके बदले अमेरिका, दक्षिण कोरिया या इराक में जमे हुए ईरान के अरबों डॉलर के फंड को मानवीय सहायता के लिए रिलीज कर देगा। यह कोई स्थायी हल नहीं होगा, बस युद्ध को कुछ समय के लिए टालने का एक तरीका होगा। लेकिन अगला जो संभावित रास्ता है वो किसी बड़े खतरे की घंटी है। दूसरा परिदृश्य है सीमित सैन्य कार्रवाई। अगर इजरायल या अमेरिका को लगता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है, तो वे ईरान के नतांज या फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। इसके जवाब में ईरान भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें दागेगा, लेकिन दोनों देश इसे फुल स्केल वार में बदलने से रोक लेंगे। यह एक बहुत ही खतरनाक जुआ होगा जिसमें जरा सी चूक सब कुछ तबाह कर सकती है। तीसरा रास्ता सीधे वैश्विक तबाही की ओर ले जाता है और वो है हॉर्मुज जलडमरू मध्य की पूर्ण नाकाबंदी। अगर ईरान पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई तो ईरान दुनिया को सबक सिखाने के लिए इस समुद्री रास्ते को ब्लॉक कर देगा। समंदर में बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी, कमर्शियल जहाजों को डुबो दिया जाएगा। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुक जाएगी, तेल की कीमतें $200 पार कर जाएंगी और पूरी दुनिया एक ऐसी आर्थिक मंदी में चली जाएगी जिससे उबरने में दशकों लग जाएंगे। चौथा परिदृश्य है पूरे मध्य पूर्व में एक क्षेत्रीय युद्ध का भड़कना। इस सिनेरियो में ईरान सीधे युद्ध में उतरे बिना अपने प्रॉक्सी गुटों को पूरी तरह से खोल देगा। लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हजारों मिसाइलें दागेगा। यमन से हूती विद्रोही लाल सागर को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे और इराक, सीरिया में मौजूद शिया मिलिशिया अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रोज आत्मघाती ड्रोन हमले करेंगे। पूरे मिडिल ईस्ट में आग लग जाएगी और कोई भी देश सुरक्षित नहीं बचेगा। और अब जिस आखिरी परिदृश्य की हम बात करने जा रहे हैं वो सीधे तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोलता है। यह है अमेरिका और ईरान के बीच सीधा और पूर्ण युद्ध। हालांकि अमेरिका जमीनी स्तर पर ईरान में घुसपैठ नहीं कर सकता क्योंकि ईरान का भूगोल अफगानिस्तान से भी ज्यादा जटिल और पहाड़ी। लेकिन अमेरिका अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और क्रूज मिसाइलों से ईरान के सैन्य ठिकानों, पावर प्लांट्स और कमांड सेंटर्स पर भारी बमबारी करेगा। इसके जवाब में ईरान, इजरायल और खाड़ी देशों को तबाह करने की कोशिश करेगा। इस युद्ध में रूस और चीन भी किसी न किसी रूप में शामिल हो सकते हैं, जिससे यह संघर्ष
एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। लाखों शरणार्थी यूरोप और एशिया की तरफ भागेंगे और दुनिया का ढांचा हमेशा के लिए बदल जाएगा। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी फारस की खाड़ी के गहरे और शांत पानी में किसी अमेरिकी युद्धपोत के रडार पर एक अनआइडेंटिफाइड सिग्नल ब्लिंक कर रहा हो। शायद ठीक इसी वक्त कतर या ओमान के किसी सीक्रेट रूम में थके हुए कूटनीतिज्ञ अपनी कॉफी का आखिरी घूंट पीते हुए दुनिया को बचाने वाली किसी डील पर माथापच्ची कर रहे हों। और शायद आने वाले कुछ ही घंटे या कुछ दिन यह तय करेंगे कि दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ जा रही है या इस बड़े क्राइसिस को एक बार फिर किसी तरह टाल दिया जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया बस अपनी सांसें थामे इंतजार कर रही है और इस खामोश इंतजार में ही इंसानियत का सबसे बड़ा और खौफनाक खतरा छुपा हुआ है।